कहानी की नायिका गंगा कुमारी है, जो मुंबई के डिजाइन हलकों में एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर हैं। वह अपनी सरल आधुनिक डिजाइन शैली और शांत सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। 33 वर्ष की आयु में तंजानिया में एक स्वयंसेवी सेवा परियोजना में भाग लेने के दौरान उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे सभी लोग हैरान रह गए। स्थानीय जनजाति के दो सगे भाइयों जमाल और अमीर से एक साथ शादी करना। यह विवाह शुरू से ही वर्जित रंगों और नैतिक विवादों से भरा हुआ था। गंगा कुमारी की गोरी चिकनी त्वचा और जमाल भाइयों के सांवले गठीले शरीर के बीच एक तीखा दृश्य विपरीत था, जिसकी कल्पना मात्र से ही अंतहीन अटकलों और नैतिक सवालों को जन्म दे सकता है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गंगा कुमारी को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा तंजानिया में एक स्थानीय जनजाति के रहने के वातावरण में सुधार करने के लिए एक डिजाइन परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह काम में नई प्रेरणा और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए उत्सुक थी। 33 वर्ष की आयु में वह अपने करियर के एक गतिरोध पर थी और उसका प्रेम जीवन भी खाली था। हालांकि उसके आसपास चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा उस जुनून की कमी महसूस होती थी जो वास्तव में आत्मा को छू सके। उस दिन उसने एक साधारण सफेद लिनेन कुर्ती पहनी थी। डिजाइन के कागजात और एक कैमरा लेकर वह अकेले नगोरोनगोरो संरक्षण क्षेत्र के पास स्थित मसाई जनजाति में चली गई। जनजाति के लोग पूर्व से आई इस महिला के बारे में बहुत उत्सुक थे और जमाल और अमीर भाइयों की निगाहें विशेष रूप से तेज थीं। जमाल जनजाति में एक अनुभवी शिकारी है, 28 वर्ष का, लंबा मजबूत मांसपेशियों वाला, और उसकी आंखों में जंगली आक्रमण की भावना है। अमीर 26 वर्ष का है, अपेक्षाकृत पतला, जनजाति के जादूगर का सहायक है और उसकी भौहों के बीच एक रहस्यमय कोमलता है। भाइयों को पहली नजर में गंगा कुमारी की असाधारण आभा ने गहराई से आकर्षित किया। वह कमजोर और मजबूत दोनों थी, दूर और आकर्षक दोनों थी। वह उस प्रकार की महिला थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस शाम जनजाति ने एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। अलाव धधक रहा था और ढोलों की आवाज जोर जोर से गूंज रही थी। गंगा कुमारी को नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। शुरू में वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जैसे जैसे संगीत की गति तेज होती गई, वह धीरे धीरे आराम से हो गई। उसकी पतली कमर आग की रोशनी में लहरा रही थी। पसीना उसकी हंसली से फिसल रहा था, उसकी पतली कुर्ती को भिगो रहा था, उसके आकर्षक शरीर को दर्शा रहा था। जमाल और अमीर भीड़ में खड़े थे। उनकी निगाहें भेड़ियों की तरह उस पर टिकी हुई थीं। समारोह के बाद जमाल साहसपूर्वक आगे बढ़ा और उससे खराब अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम्हें यह जगह पसंद है? गंगा कुमारी मुस्कुराई और सिर हिलाकर जवाब दिया। अमीर ने चुपचाप उसे स्थानीय शहद की शराब का एक गिलास दिया। शराब मसालेदार थी और उसे पीने के बाद उसके गाल लाल हो गए और उसकी आंखों में कुछ कामुकता आ गई। उस क्षण तीनों के बीच कुछ अदृश्य धारा बह रही थी और हवा में एक अस्पष्ट वातावरण फैल गया। अगले कुछ दिनों में गंगा कुमारी ने जनजाति के साथ डिजाइन का काम शुरू किया। उसके डिजाइन के कागजात मिट्टी पर फैले हुए थे और जमाल और अमीर हमेशा मदद करने के लिए आगे आते थे। जमाल उसे थकावट होने पर पानी देता था और उसके खुरदरे हाथ कभी-कभी उसकी उंगलियों को छू जाते थे, जिससे झुंझुनी होती थी। अमीर रात में उसे जनजाति की प्राचीन किंवदंतियों के बारे में बताता था। उसकी आवाज नीची और चुंबकीय थी और उसकी निगाहें
हमेशा उसके चेहरे पर टिकी रहती थीं। गंगा कुमारी ने महसूस करना शुरू कर दिया कि भाइयों का ध्यान उसकी ओर केवल साधारण जिज्ञासा से बढ़कर है। एक दिन जमाल गंगा कुमारी को जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए ले गया। वह अचानक रुक गया, मुड़ा और उसे एक बड़े पेड़ से सटा दिया और फुसफुसाया, तुम चांद की तरह हो, हम दोनों तुम्हें चाहते हैं। उसकी सांस गर्म थी, उसमें मिट्टी और पसीने की गंध आ रही थी। गंगा कुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने उसे दूर नहीं धकेला। उसी समय अमीर पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने धीरे से कहा, जमाल सही कह रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, हम साझा कर सकते हैं। यह वाक्य गंगा कुमारी के दिमाग में एक बम की तरह फट गया। एक आधुनिक शहरी महिला होने के नाते दो पुरुषों द्वारा एक साथ पीछा किया जा रहा था, और उनके द्वारा प्रस्तावित साझा ने उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। गंगा कुमारी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शरीर ने ईमानदारी से उसे धोखा दिया। उस रात उसने सपना देखा कि वह जमाल भाइयों से घिरी हुई है। जमाल की कठोरता और अमीर की कोमलता एक साथ गुंथी हुई है। वह सपने में हाँफते हुए उठी, पसीने से लथपथ। उस दिन से गंगा कुमारी ने जानबूझकर भाइयों को आजमाना शुरू कर दिया। जब जमाल पास आता तो वह जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देती, जिससे उसे उसकी गर्मी का एहसास होता। जब अमीर कहानियां सुनाता तो वह और करीब आ जाती, जिससे उसके बाल उसकी बांह को छू जाते। जनजाति के बुजुर्गों ने जल्द ही इस सूक्ष्म रिश्ते को भांप लिया। उन्होंने तीनों को बुलाया और एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। मसाई जनजाति की परंपरा के अनुसार भाई एक पत्नी को साझा कर सकते हैं, ताकि रक्त रेखा की निरंतरता और परिवार की एकता सुनिश्चित हो सके। गंगा कुमारी पहले तो चौंक गई, लेकिन जब उसने जमाल और अमीर की आंखों में लालसा देखी और अपने दिल की गहराई में उस अदम्य धड़कन को देखा, तो उसने गलती से सिर हिला दिया। विवाह 3 दिन बाद हुआ। समारोह सरल था, लेकिन आदिम क्रूरता और उत्साह से भरा हुआ था। गंगा कुमारी ने जनजाति की पारंपरिक पोशाक पहनी और नंगे पैर अलाव के बगल में खड़ी हो गई। जमाल और अमीर उसके क्रमशः बाएं और दाएं खड़े थे, और उन्होंने खून और मिट्टी से उसके माथे पर चंदन लगाए। उस क्षण वह अब मुंबई की ठंडी डिजाइनर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो इच्छा और भाग्य से घिरी हुई थी। सुहागरात को तंबू में केवल जानवरों की खाल से बना एक बिस्तर था। हवा में घास और पसीने की गंध आ रही थी। जमाल ने पहले कार्रवाई की। उसके हाथों ने गंगा कुमारी के कपड़े को बेरहमी से फाड़ दिया, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई दी। उसके चुंबन एक जानवर की तरह तीव्र और अधिकारवादी थे। अमीर ने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी कमर पर फिसल रही थीं, जैसे उसकी घबराहट को शांत कर रही हों। गंगा कुमारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसका शरीर दो पूरी तरह से अलग संवेदनाओं में कांप रहा था। वह जानती थी कि उसने नैतिकता की सीमा पार कर ली है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती। अगले दिनों में यह 3 तरफा की वजह विवाह जनजाति में एक किंवदंती बन गया और बाहर की दुनिया में एक वर्जित विषय बन गया। गंगा कुमारी ने डिजाइन के काम से अपनी आंतरिक अराजकता को ढंकने की कोशिश की, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकती थी कि हर बार रात होने पर जमाल और अमीर का साथ उसे अभूतपूर्व संतुष्टि देता था। जमाल का अधिकार उसे घुटन महसूस कराता था, लेकिन उत्साहित भी करता था।
और अमीर की कोमलता ने उसे इसमें डुबो दिया। हालांकि विरोधाभास जल्द ही सामने आ गया। जमाल अमीर और गंगा कुमारी के अकेले बिताए समय से ईर्ष्या करने लगा और अमीर को जमाल का उसके प्रति क्रूर व्यवहार पसंद नहीं आया। एक तर्क के दौरान जमाल ने अमीर को घूंसा भी मार दिया। गंगा कुमारी बीच में फंस गई और आंसू बहने लगे। उसने अपने फैसले पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसी समय मुंबई में उसके दोस्तों ने सुना और किसी ने गुमनाम रूप से उसकी कहानी को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। शीर्षक सनसनीखेज था, मुंबई की खूबसूरत डिजाइनर अफ्रीका में फंस गई। 2 भाइयों के साथ एक पत्नी साझा कर रही है। भी राय एक ज्वार की तरह आ रही थी। कुछ ने उसे बेशर्म कहा और कुछ ने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह आधुनिक समाज को इस शादी की जटिलता नहीं बता सकती। जनजाति में भी मतभेद होने लगे। कुछ युवाओं को लगा कि वह ताजी हवा लाई है, लेकिन रूढ़िवादी बुजुर्गों ने सोचा कि वह एक अशुभ महिला है जिसने परंपरा को नष्ट कर दिया है। कहानी का चरमोत्कर्ष एक तूफान की रात को हुआ। जमाल और अमीर का तर्क चरम पर पहुंच गया। जमाल ने अमीर पर गू किंगिया को एकाधिकार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और अमीर ने जवाब दिया कि जमाल को उसका दिल समझ में नहीं आता है। गरज के साथ गंगा कुमारी आखिरकार फट पड़ी। वह तंबू से बाहर निकली और बारिश में खड़ी होकर चिल्लाई, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। बारिश उसके चेहरे को धो रही थी और उसने पहली बार महसूस किया कि उसने इस रिश्ते में खुद को खो दिया है। उस क्षण उसने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जमाल ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस तंबू में खींच लिया। अमीर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जमाल ने उसे जमीन पर धकेल दिया। भ्रम में गंगा कुमारी ने एक खंजर उठाया और जमाल की बांह पर वार कर दिया। खून बहने लगा और उसने जंगल में भागने का मौका लिया। उसके पीछे भाइयों की गर्जना और चीखें थीं। गंगा कुमारी लड़खड़ाती हुई जंगल में भाग गई। बारिश एक चाबुक की तरह उसके चेहरे पर पड़ रही थी। खंजर अभी भी उसके हाथ में था। जमाल का खून बारिश से धुल गया और उसकी उंगलियों से टपक रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है। वह केवल इतना जानती थी कि उसे उस तंबू से भागना है जो उसे घुटन महसूस करा रहा था, और उन दोनों पुरुषों की गर्म और भारी निगाहों से। रात घनी थी और जंगल में पेड़ों की छायाएं भूतों की तरह लहरा रही थीं। वह नंगे पैर कीचड़ में चल रही थी। तेज पत्थरों ने उसके तलवों को चीर दिया, लेकिन दर्द ने उसे कुछ स्पष्टता महसूस कराई। वह रुकी और एक मोटे तने पर झुक गई। उसके भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, उसके कांपते हुए वक्र को रेखांकित कर रहे थे। बारिश उसके गालों से नीचे बह रही थी, आंसुओं के साथ मिल रही थी। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाई, मैं आखिर क्या कर रही हूं? उस पल वह शिकार और शिकारी दोनों थी, पीड़ित और अपराधी दोनों। भागने की पहली रात वह झाड़ियों के एक घने झुरमुट में छिप गई। उसके कानों में जानवरों की दहाड़ और हवा की सरसराहट थी। उसने अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसका दिमाग जमाल और अमीर की छाया से भरा हुआ है। जमाल के खुरदरे लेकिन अधिकारवादी हाथ, अमीर की नीची और मोहक आवाज और उनकी उलझी हुई रातें, वे दृश्य जो उसे शर्मिंदा और व्यसनी दोनों बनाते थे। उसने अपना चेहरा ढक लिया, इन विचारों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अनैच्छिक रूप से गर्म हो गया, जैसे कि वे दोनों पुरुष अभी भी उसके बगल में हों, अपने तरीके से उसे चिह्नित कर रहे हों। 33 वर्ष की आयु में
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्जित उत्सव में फंस जाएगी और अब वह एक निर्वासित अपराधी की तरह अकेले अफ्रीकी जंगल में सिकुड़ रही थी। सुबह बारिश रुक गई। गंगा कुमारी थका हुआ शरीर लेकर आगे बढ़ती रही। वह जानती थी कि वह वापस जनजाति नहीं जा सकती और न ही वह बिना सोचे समझे शहर लौट सकती है। वह 2 दिनों तक जंगल में भटकती रही, जंगली फलों और एक नाले के सहारे जीवित रही। तीसरे दिन वह संयोग से अंतर्देशीय जा रहे एक कारवां से मिली। नेता अली नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी त्वचा सांवली थी, चेहरे पर ठूंठ थे, जो खुरदरा दिखता था, लेकिन चालाक नहीं था। उसने गंगा कुमारी की दयनीय स्थिति को देखते ही पहचान लिया और उससे खराब अंग्रेजी में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? खो गई? गंगा कुमारी झिझकते हुए एक कहानी बनाई, यह कहते हुए कि वह एक यात्री थी और गलती से अपनी टीम से अलग हो गई थी। अली ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उसके भीगे कपड़ों और अस्त-व्यस्त बालों पर टिकी रहीं। उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। बस उसे सूखा चपाती का एक टुकड़ा और पानी की एक बोतल दे दी। कारवां का गंतव्य किगोमा नाम का एक छोटा सा शहर था। गंगा कुमारी ने अस्थायी रूप से उनका अनुसरण करने का फैसला किया। वह एक पुरानी ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी और ऊबड़-खाबड़ सड़क ने उसे सुला दिया। अली कभी-कभार उसकी ओर देखता था। उसकी निगाहों में पूछताछ थी, यहां तक कि एक अस्पष्टता भी थी। शहर में पहुंचने पर गंगा कुमारी ने अपने पास बचे कुछ रुपयों से एक साफ कपड़े और एक रात का आवास खरीदा। वह एक साधारण होटल में शीशे के सामने खड़ी हुई अपने थके हुए चेहरे और अपनी आंखों के नीचे के काले घेरों को देख रही थी और अचानक अजनबी महसूस कर रही थी। वह कौन थी? क्या वह मुंबई की महत्वाकांक्षी डिजाइनर थी, या वह महिला जो जनजाति में 2 भाइयों के साथ सोती थी? उसने अपना फोन उठाया। सिग्नल कमजोर था, लेकिन उसके लिए इंटरनेट पर भारी मात्रा में खबरें देखने के लिए पर्याप्त था। उसकी कहानी को विकृत कर दिया गया था। कुछ ने कहा कि उसका अपहरण अफ्रीकी पुरुषों ने कर लिया था। कुछ ने कहा कि वह जानबूझकर पतित हो गई थी और कुछ ने उसकी पिछली तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। उनके साथ घिनौने शीर्षक थे। वह कांपते हुए फोन को बंद कर दिया। उसका दिल राख हो गया। हालांकि भाग्य उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। अगले दिन अली ने उसे ढूंढ निकाला। उसे स्थानीय लस्सी का एक गिलास दिया और कहा, मुझे पता है कि तुम एक साधारण यात्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में एक कहानी है। उसकी आवाज जांच रही थी। गंगा कुमारी ने चौकस होकर ऊपर देखा, लेकिन पाया कि उसकी निगाहें दुर्भावनापूर्ण नहीं थीं, बल्कि एक अजीब कोमलता थी। उसने लस्सी पी। मसालेदार तरल पदार्थ ने उसके गले को जला दिया। आखिरकार वह फुसफुसाते हुए नहीं रह सकी। मैं भाग गई। अली ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहां कोई भी तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं करता जब तक तुम रुकने को तैयार हो। उसके हाथ चौड़े और शक्तिशाली थे और वे उसकी जरूरत से ज्यादा कुछ सेकंड तक उसके कंधे पर टिके रहे। गंगा कुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिली नहीं। अगले कुछ दिनों में गंगा कुमारी किगोमा में बस गई। उसने अपना खाना और आश्रय प्राप्त करने के लिए कारवां ट्रकों की मरम्मत करने में अपनी डिजाइन कौशल का उपयोग किया।
अली ने उस पर और भी अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसके काम करते समय उसे एक गिलास पानी देता था। उसकी उंगलियां कभी-कभार उसके हाथ के पीछे को छू जाती थीं और वह उसे रात में पीने के लिए आमंत्रित करता था और लस्सी के बहाने करीब आ जाता था। उसकी निगाहें जमाल की तरह आक्रमणकारी नहीं थीं और न ही अमीर की तरह कोमल और मोहक, बल्कि एक परिपक्व आदमी की स्थिरता और वासना से भरी हुई थीं। एक बार नशे में होने पर अली ने उसे एक कोने में खींचा और फुसफुसाया, तुम्हें जैसी महिला को अकेले नहीं रहना चाहिए। उसकी सांस उसके कान में पड़ रही थी। गंगा कुमारी उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह थोड़ा डगमगा रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमाल और अमीर के चेहरे उसके दिमाग में चमक उठे। और फिर अली इस समय कैसा दिखता है यह दिखाई दिया। उसका शरीर लस्सी और थकावट में नरम हो गया। उस रात उसने उसके स्पर्श को अस्वीकार नहीं किया। अली के चुंबन में पान मसाला और लस्सी का स्वाद था खुरदरा, लेकिन सीधा। सिसकियां साधारण कमरे में गूंज रही थीं, संक्षेप में उसकी आंतरिक शून्यता को भर रही थीं। उसी समय जमाल और अमीर ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। जमाल की बांह पर उसके छुरा मारने से एक भद्दा निशान पड़ गया था, लेकिन उसने इसे उस पर अपना निशान माना और उसे वापस लाने की कसम खाई। अमीर और भी चुप हो गया। उसने जनजाति की जड़ी बूटियों से अपने भाई के घाव को ठीक किया, लेकिन उसने गंगा कुमारी के प्रति जटिल भावनाएं अपने दिल में दफन कर दी। प्यार और नफरत एक साथ गूंथे हुए वह उसकी रक्षा करना चाहता था और उसे दंडित भी करना चाहता था। दोनों भाई जनजाति के कुछ युवाओं के साथ किगोमा तक उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए पहुंचे। उन्होंने शहर के किनारे पर डेरा डाला। जमाल ने दांत पीसते हुए कहा, वह हमारी है, कोई भी उसे नहीं छीन सकता। ये अमीर ने फुसफुसाते हुए कहा, वह कोई चीज नहीं है, उसकी अपनी पसंद है। भाइयों के बीच मतभेद अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे, लेकिन वे दोनों इनकार नहीं कर सकते थे कि गंगा कुमारी उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन गई थी। गंगा कुमारी का जीवन अली के साथ धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह शांति केवल अस्थायी है। एक दिन उसने जमाल को दूर बाजार में देखा। उसकी ऊंची पीठ ने उसे तनाव में डाल दिया और वह तुरंत भीड़ में छिप गई, लेकिन अमीर ने उसे दूसरी तरफ से रोक लिया। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी निगाहें जटिलता से भरी हुई थीं और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? गंगा कुमारी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने पाया कि अमीर की पकड़ में उसकी ताकत बेकार है। उसी समय अली प्रकट हुआ। उसने अमीर को धक्का दिया और ठंडे स्वर में कहा, वह अब मेरे साथ है। जमाल ने आवाज सुनी और आ गया। तीनों बाजार के बीच में गतिरोध में थे। आसपास की भीड़ इकट्ठा होने लगी। फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं और संघर्ष आसन्न था। जमाल ने अली को घूंसा मारा और अली भी हार नहीं माना। दोनों आपस में भिड़ गए और खून जमीन पर गिर गया। अमीर ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन जमाल ने उसे कोहनी से छाती पर मारा। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया और गंगा कुमारी को दर्द से देखने लगा। वह मौके पर खड़ी रही, आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे। वह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे खत्म किया जाए। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, यह महिला एक आपदा है। वो इन शब्दों ने एक चाकू की तरह उसके दिल में छेद कर दिया। वह अचानक मुड़ी और दौड़ पड़ी, उसके पीछे की लड़ाई की आवाज को दूर जाने दिया।
उस रात गंगा कुमारी किगोमा के बाहरी इलाके में एक चट्टान पर अकेले बैठी थी। दूर की अस्पष्ट रोशनी को देख रही थी। उसने मुंबई में अपने घर, अपने डिजाइन स्टूडियो और उन सरल दिनों को याद किया जो कभी थे। उसने अपना फोन निकाला। सिग्नल कमजोर था, लेकिन उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फुसफुसाया, मेरा नाम गंगा कुमारी है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, लेकिन मुझे पता है कि अब मैं और नहीं भाग सकती। उसने वीडियो अपने एक पुराने दोस्त को भेज दिया, फिर फोन बंद कर दिया और अज्ञात अंधेरे की ओर उठ खड़ी हुई। किगोमा शहर के किनारे अंधेरे में गंगा कुमारी खड़ी थी। दूर से हवा आ रही थी, जिसमें अफ्रीकी भूमि की विशिष्ट धूल की गंध थी, जो उसके अस्त-व्यस्त बालों को सहला रही थी। उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो एक बीज की तरह था, जो चुपचाप इंटरनेट के सागर में फेंक दिया गया था, जबकि वह खुद एक अकेली नाव की तरह थी, जो भाग्य के भंवर में तैर रही थी, तट पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसने जमाल, अमीर और अली के झगड़े के नतीजे को देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा, और न ही उसमें अराजकता का सामना करने का साहस था, जो उसकी वजह से हुई थी। उस पल वह सिर्फ एक कोना ढूंढना चाहती थी, ताकि उसकी आत्मा को सांस लेने का मौका मिल सके, भले ही वह केवल एक पल के लिए हो। वह एक मिट्टी के रास्ते पर चलती रही। उसके पैरों के घाव दर्द से कराह रहे थे, लेकिन यह उसके दिल के टूटने से मेल नहीं खा सकता था। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि वह कहीं भी जाए, उन तीनों आदमियों की छायाएं उसके हर कदम पर उसका पीछा करेंगी, एक निशान की तरह उस पर खुदी हुई थीं। उसी समय किगोमा बाजार में उसकी विदाई से संघर्ष कम नहीं हुआ। जमाल और अली की पिटाई और भी भयंकर होती गई। जमाल ने शिकारी के शरीर पर फायदा उठाया। उसने अली की ठुड्डी पर एक घूंसा मारा। खून बाद वाले के मुंह के कोने से टपकता हुआ धूल को लाल कर रहा था। अली हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अदम्य आग जल रही थी। वह चिल्लाया, वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ने जमाल हंसा और फिर से मुक्का मारा, लेकिन अमीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। अमीर के चेहरे पर पसीना था और उसने कर्कश आवाज में चिल्लाया, बस करो, वह चली गई है, तुम अब क्यों लड़ रहे हो? जमाल ने अपने भाई को धक्का दिया और गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, वह चली गई। यह इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। अमीर ने अपनी छाती पकड़ी। उसकी निगाहें जटिल थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुड़ा और उस दिशा में देखा जहां गंगा कुमारी गई थी। भीड़ तितर-बितर हो गई और तीन आदमी चुप रहे। हवा में खून और गुस्से का स्वाद फैल गया। गंगा कुमारी पूरी रात चलती रही और जब सुबह हुई तो वह एक खुले घास के मैदान पर पहुंची। दूर से कुछ जिराफ शान से घूम रहे थे और आकाश भोर में रंगीन रंगों में रंगा हुआ था। वह एक समतल पत्थर पर बैठ गई और थकान ने उसे लगभग हिलने से रोक दिया। उसने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और एक घूंट पिया। ठंडा तरल पदार्थ उसके गले से नीचे बह गया, लेकिन यह उसकी आंतरिक गर्मी को बुझा नहीं सका। उसने उन सभी चीजों की शुरुआत को याद करना शुरू कर दिया। वह अफ्रीका की यात्रा, वह अलाव पार्टी और जमाल और अमीर ने पहली बार उसे छुआ था, तो वह झुंझुनी। उसने कभी सोचा था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, और वह सोचती थी कि यह अंतर सांस्कृतिक विवाह एक साहसिक खेल है, लेकिन अब वह समझती है कि वह केवल इच्छा और भाग्य की एक प्यादा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
और उसके दिमाग में सुहागरात की तस्वीरें घूम रही थीं। जमाल की क्रूरता और अमीर की कोमलता एक साथ बुनी हुई थीं। उसका शरीर यादों में थोड़ा कांप रहा था और उस वर्जित सुख ने जहर की तरह उसके तर्क को नष्ट कर दिया था। उसी समय दूर से एक एसयूवी आ रही थी, जिससे धूल उड़ रही थी। कार उसके सामने रुकी और एक खाकी शर्ट पहने एक आदमी नीचे उतरा। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और वह अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। क्या तुम गंगा कुमारी हो? वह चौंक गई और सिर हिलाया। आदमी ने अपना धूप का चश्मा उतारा और एक कोणीय चेहरा दिखाया। उसने कहा, मैं भविष्य की दृष्टि का प्रमुख हूं। तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। गंगा कुमारी का दिल घबरा गया और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अनायास ही स्वीकारोक्ति इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी। आदमी ने उसे पानी की एक बोतल दी और कहा, तुम्हारी कहानी ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। कुछ लोगों का कहना है कि तुम पीड़ित हो और कुछ लोगों का कहना है कि तुम पागल हो। हमें तुम्हें वापस ले जाना होगा और सब कुछ स्पष्ट करना होगा। वह कड़वाहट से मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, स्पष्ट करना? मैं खुद को भी नहीं समझ पा रही हूं। दी आदमी ने ज्यादा नहीं कहा, बस उसे कार में बैठने का इशारा किया। वह झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार बैठ गई। कार तंजानिया के एक बंदरगाह शहरदार एस सलाम की ओर जा रही थी। रास्ते में गंगा कुमारी ने खिड़की के बाहर परिदृश्य देखा, लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। वह जानती थी कि एक बार जब वह शहर लौट आएगी तो उसका अतीत पूरी तरह से उजागर हो जाएगा और वे अस्पष्ट रातें भावुक उलझने जनता की गपशप के विषय बन जाएंगे। वह सीट पर झुक गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और जमाल की दहाड़ और अमीर की फुसफुसाहट और अली का पान मसाला के स्वाद वाला चुंबन उसके कानों में गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और ड्राइवर से पूछा, क्या होगा अगर मैं वापस नहीं गई? आदमी ने उसकी ओर देखा और मंद आवाज में कहा, तब तुम्हें परिणामों का सामना करना होगा। वह चुप रही और उसकी निगाहें दूर के क्षितिज पर टिकी हुई थीं। उसी समय गंगा कुमारी के वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। मुंबई में उसके दोस्त इसे देखने के बाद चौंक गए। कुछ ने उसके परिवार से संपर्क किया और कुछ ने उसके ठिकाने के बारे में जानने की कोशिश की। मीडिया हवा में चला गया और शीर्षक एक दूसरे से अधिक सनसनीखेज थे। मुंबई की डिजाइनर अफ्रीका में लापता कई आदमियों के साथ उलझी हुई। अंतर्राष्ट्रीय वर्जित रोमांस, क्या वह भ्रष्ट है या मुक्त? उसके डिजाइन के कार्यों को बदल दिया गया और पूर्व में अत्याधुनिक शैली को अब लंपटता का प्रतीक माना जाता था। उसके माता-पिता फोन पर रो रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि वह घर क्यों नहीं आ रही है, और वह एक भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। उसी समय जमाल और अमीर ने भी सुना। उन्होंने एक जनजाति के एक युवा व्यक्ति के माध्यम से सीखा, जो अंग्रेजी जानता था, कि गंगा कुमारी की कहानी दुनिया भर में फैल गई थी। जमाल ने गुस्से से एक मिट्टी का बर्तन तोड़ा और चिल्लाया, वह हमारी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में बुरा कहे। लेकिन अमीर चुपचाप तंबू में बैठा था, अपनी उंगलियों में एक माला पकड़े हुए थी, जो उसने छोड़ी थी, और फुसफुसाते हुए कहा, वह किसी की भी नहीं है। गंगा कुमारी को आखिरकार दार एस सलाम के एक होटल में ले जाया गया और भविष्य की दृष्टि के लोगों ने उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वह शीशे के सामने खड़ी थी और उसने साफ सुथरा सलवार कमीज पहना था और वह
मुंबई डिजाइनर की तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीशे में दिख रही महिला की आंखें खाली थीं जैसे कि एक अजनबी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन रिपोर्टर उमड़ पड़े और फ्लैश ने उसकी आंखें चौंधिया दी। किसी ने पूछा, क्या तुमने वास्तव में 2 आदमियों से शादी की? किसी ने पूछा, क्या तुम्हें मजबूर किया गया था? उसने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मजबूर नहीं किया गया, मैं अपनी मर्जी से थी। पूरा हॉल कोलाहलपूर्ण था। उसने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह प्यार था या सिर्फ एक पागलपन। उसके शब्दों ने एक बम की तरह काम किया, जिसने राय की अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। कुछ ने उसे बेशर्म कहा, कुछ ने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की, और उसने केवल अपना सिर झुका लिया और चुप रही। उसके आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, जमाल और अमीर अचानक हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। वे धूल से ढके हुए थे और जनजाति के युवाओं को लेकर आए थे। जमाल कल आगे बढ़ा और उसकी बांह पकड़कर चिल्लाया, तुम हमें नहीं छोड़ सकती। अमीर उसके पीछे खड़ा था। उसकी निगाहें दर्द से भरी थीं, लेकिन दृढ़ थीं, और उसने कहा, जाने से पहले कम से कम हमें एक जवाब दो। रिपोर्टरों ने उत्तेजना से अपने कैमरे उठाए और गंगा कुमारी इन दोनों पुरुषों को देखकर व्याकुल हो गई। उसने जमाल के हाथ से छुड़ा लिया और मुड़कर अमीर की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं। उसी समय अली भी दिखाई दिया। वह भीड़ के बीच से गुजरा और ठंडे स्वर में कहा, वह अब तुम्हारी नहीं है। तीनों की निगाहें हवा में मिलीं। चिंगारियां उड़ रही थीं, लेकिन गंगा कुमारी अचानक मुड़ी, सबको धक्का दिया और हॉल से बाहर भाग गई। वह समुद्र तट पर भाग गई और उसके पैर नंगे रेत पर पड़े और समुद्री हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वह लहरों के टकराने की जगह पर खड़ी थी और असीम समुद्र को देख रही थी, और अनगिनत छवियां उसके दिमाग में चमक रही थीं। मुंबई की रोशनी, जनजाति की अलाव, जमाल की दहाड़, अमीर की फुसफुसाहट, अली का आलिंगन। वह अचानक हंसी। उसकी हंसी से आंसू आ गए। वह नहीं जानती थी कि वह जीती है या हारी है, क्या वह स्वतंत्र है या कैद में गहरी फंस गई है। उसने अपना दुपट्टा उतारा और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह कदम दर कदम पानी में चली गई। समुद्र का पानी उसकी कमर तक आ गया था और ठंड ने उसे एक अजीब शांति महसूस कराई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही रुकी जब तक कि पानी उसके कंधों से ऊपर नहीं चला गया। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर उसकी आखिरी खबर दिखाई दी, एक धुंधला वीडियो जिसे एक राहगीर ने शूट किया था, और कैमरे में उसका आंकड़ा धीरे धीरे लहरों में गायब हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है, और कुछ लोगों ने कहा कि वह केवल सब कुछ धोना चाहती थी और फिर से शुरू करना चाहती थी। जमाल और अमीर जनजाति में लौट आए भाइयों के बीच दरार को अब ठीक नहीं किया जा सकता था, और उन्होंने फिर कभी उसका नाम नहीं लिया। अली ने अपना वाणिज्य कैरियर जारी रखा, लेकिन केवल कभी कभार ही लस्सी पीने के बाद उस महिला को कोसता था जिसने उसका दिल चुरा लिया था। और गंगा कुमारी की कहानी एक ऐसा किंवदंती बन गई जिसका कभी कोई जवाब नहीं था, जो इंटरनेट और वास्तविकता में फैल गई। लोगों की नसों को झकझोर रही थी। विवाद और निषेध एक साथ गूंथे हुए थे, और अस्पष्टता और जुनून कभी भी दूर नहीं हुए।